हम्म। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो आज इस वीक का लास्ट प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। हर वीक 5 प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग जुड़ते हैं और अ, एक अच्छी मेहनत के साथ, एक अच्छे डेडिकेशन के साथ उस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, फ्राइडे और प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ पीछे के जो 9 प्रैक्टिस सेट हैं आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। होमवर्क था क्या कुछ? हाँ, कुछ तो था। कर लिया होगा हालांकि ये आपने। कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो उस पर 20% का नुकसान हुआ। तो 5% का प्रॉफिट लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो, जब 20% के नुकसान पर कोई चीज बेची जाती है तो क्या 80% में बेची जाती है? 80% की वैल्यू कितनी है? 720। 1% की वैल्यू कितनी है? 8 9 72, पूरा 9 बार कटेगा। आपसे कह रहा है कि अगर हमें 5% का प्रॉफिट कमाना हो तो कोई भी चीज अगर 5% के प्रॉफिट पर बेची जाएगी तो क्या उसका सेलिंग प्राइस, क्या उसका विक्रय मूल्य 105% होगा? तो 9 गुणा 105 कितना आ गया? 945। यानी कि जब उस पर 5% का प्रॉफिट कमाना होगा तो हम उसे 945 में बेचेंगे। ठीक है भाई। चलें, आज के प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। बताइए जरा। सवाल है, आटे की कीमत में 25% की कमी से उपभोक्ता 360 में 3 किलोग्राम अतिरिक्त आटा खरीद सकता है। तो आटे की प्रति किलोग्राम शुरुआती कीमत क्या थी? ऐसे सवालों में जो खर्चा होता है, कितना खर्चा है उसका? 360 रुपए टोटल खर्चा है, ये कांस्टेंट होता है। तो फिर ये 3 किलो एक्स्ट्रा आटा क्यों खरीदा उसने? क्योंकि भैया उसकी कीमत कम हो गई थी। अगर ये कीमत कम नहीं होती तो जितना वो पहले खरीदना चाहता था उतना ही खरीद पाता, ये एक्स्ट्रा आटा नहीं खरीद पाता। ये एक्स्ट्रा 25% की कमी की वजह से है। तो यहां पर उसका खर्चा पहले भी 360 था और 25% की कमी होने के बाद भी खर्चा 360 है। आप जानते हैं कि अगर खर्चा समान होता है, अगर खर्चा समान होता है तो भैया प्राइस, कीमत का अनुपात क्या है? 25% की कमी तो 4 में 1 घटा दो 3। इसका उल्टा रेशियो खपत का हो जाएगा, यानी कि कंजप्शन का हो जाएगा। कब? जब खर्चा समान होता है। यानी कि पहले अगर उसका उपभोग 3 यूनिट था तो अब 4 यूनिट है। तो भैया उसकी खपत, उसका कंजप्शन बढ़ा 1 यूनिट, और सवाल के अकॉर्डिंग तो 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा। आपसे उसने क्या पूछा है? प्रति किलोग्राम शुरुआती कीमत। शुरुआती कीमत के लिए हमें शुरुआती खपत पता होना जरूरी है। तो 1 यूनिट 3, तो शुरुआती खपत कितनी है? 3 गुणा 3 यानी कि 9 किलो। ये 9 किलो क्या है मेरे भाई? ये उसकी शुरुआती खपत है, कंजप्शन है। तो शुरुआती कीमत क्या हो जाएगी? शुरुआती कीमत हो जाएगी 360, उसकी जेब में है, डिवाइड कर दो 9 से। तो आप कहोगे 40 रुपए पर केजी। यानी कि शुरुआती कीमत जो थी उसकी, वो 40 रुपए पर केजी थी। क्या बात सही है? आगे बढ़ूं? चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम कर सकता है, ये उसकी क्षमता है अरविंद की। फिर कह रहा है, यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो अरविंद और सुरेश मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपसे उसने पूछा है। सवाल कहता है, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। तो यहां अरविंद है, यहां सुरेश। उसने कहा अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी। तो अगर सुरेश की एफिशिएंसी 1 है तो अरविंद की कितनी है? 4। कितनी है अरविंद की बच्चा? 4। अब सवाल कहता है कि सुरेश अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। तो सुरेश अकेला कर रहा है, तो जब हम टोटल वर्क निकालेंगे,
जब हम कुल कार्य निकालेंगे तो हमें केवल सुरेश की क्षमता से मतलब है, क्योंकि यहां सुरेश अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो उसकी अकेले की क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो टोटल वर्क कुल काम आ गया 20 यूनिट। कह रहा है भैया दोनों मिलकर, अरविंद और सुरेश दोनों मिलकर कितने समय में कंप्लीट करेंगे, तो 20 बटे दोनों की एफिशिएंसी 4 और 1 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आएगा सर 4। कितना आएगा 4, यानी कि दोनों मिलकर 4 डेज में उसे कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ू, चलो इसे देखिए जरा। कह रहा संख्या 32, 216, 56, 88, 184 में 5 प्रकार के स्नैक्स को बॉक्स में पैक किया जाता है। प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही किस्म है और प्रत्येक बॉक्स में स्नैक्स की संख्या समान है। यानी कि बॉक्स बनाएंगे हम लोग और हर बॉक्स में स्नैक्स की संख्या समान होनी चाहिए। पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बॉक्स की संख्या बताइए क्या होगी। सबसे पहले तो अगर उसने एक बात बोली कि भैया हर बॉक्स में स्नैक्स की संख्या समान है, तो सबसे पहले मैं स्नैक्स की संख्या निकालूंगा कि वो स्नैक्स की संख्या जो उसने बोली है ना कि हर बॉक्स में समान है, वो है कितनी। दूसरी बात, अगर हमें न्यूनतम बॉक्स चाहिए, कम से कम बॉक्स में स्नैक्स को पैक करना है, तो क्या एक बॉक्स में अधिक से अधिक स्नैक्स को भरना होगा हमें। भाई देखो, दो कंडीशन बोली उसने कि हमें कम से कम बॉक्स का यूज करना है, दूसरी कंडीशन है कि भैया हर बॉक्स में स्नैक बराबर होने चाहिए। तो अगर मुझे कम से कम बॉक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा स्नैक्स भरने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्नैक्स भरने की कोशिश करूंगा, तभी मुझे बॉक्स की संख्या कम मिलेगी। भाई भरने को तो मैं हर बॉक्स में एक एक स्नैक रख दूं, हजारों बॉक्स बन जाएंगे, लेकिन उसने बोला कम से कम बॉक्स, तो फिर एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा स्नैक्स भरने हैं और वो फिर जितने एक में भरोगे सारे बॉक्स में उतने ही स्नैक होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है, प्रत्येक बॉक्स में बराबर है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पहले आप HCF लो। HCF किसका, 32, 216, 56, 88 और 184 का। HCF क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता चलाएगा, ये HCF वही संख्या होगी जो हम एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा जितने स्नैक रख सकते हैं, ये उन स्नैक्स की संख्या होगी। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं 8, 8 चौक 32, ये भी 8 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, तो मैक्सिमम 8 ही कॉमन आ सकता है, तो HCF आ गया 8। यानी कि एक बॉक्स में मैं 8 स्नैक्स रख सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मैं स्नैक्स रख ही नहीं सकता एक बॉक्स में, अगर मुझे हर बॉक्स में बराबर चाहिए तो। अब बॉक्स की संख्या पूछी उसने, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स, तो आप मुझे बताइए जो ये 32 स्नैक्स हैं, इनको रखने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, 8 से डिवाइड कर दो सर, 4 बॉक्स यहां पर चाहिए। 216 स्नैक्स को पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56, 27 बॉक्स यहां चाहिए। 56 को पैक करने के लिए कितने बॉक्स, 7। 88 को पैक करने के लिए कितने बॉक्स, 11। और भैया 184 को पैक करने के लिए कितने बॉक्स, 23 बॉक्स। बस इन सबको जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बॉक्स हैं। कितना जरा बताना मुझे, 23 और 7 30, 30 और 27 कितना होता है, 57, 4 61, 61 और 11 कितना होता है, 72। टोटल कितने हो गए, 72 बॉक्स हो गए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अच्छे सवाल हैं ये, तो आप इसे ध्यान रखना। एक ट्रेन हैदराबाद से 4 AM पर प्रस्थान करती है और उसी दिन 8 AM पर विजयवाड़ा पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन विजयवाड़ा से 6 बजे चलती है AM पर और उसी दिन 9:30 बजे सुबह हैदराबाद पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगे। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये सवाल हर बच्चे ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये वो कॉमन सवाल है जो ट्रेन के चैप्टर में पिछले 10 साल से कराया जा रहा है हर बार। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन इतने बजे यहां चली, वहां पहुंच गई, दूसरी ट्रेन वहां से चली, यहां पहुंच गई। ना तो किसी भी ट्रेन की स्पीड दी होगी कि ट्रेन की चाल क्या है,
ना फिर दोनों हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच दूरी दी गई होगी कि दो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच दूरी क्या है। बस समय दे दिया, इतने बजे चली वहां पहुंची, वो चली यहां पहुंची, बताओ कब मिली, ये हमको दे देगा। तो दरअसल इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, थोड़ा सा आसान बनाने की भी कोशिश करूंगा मैं इनको, आप जरा गौर से देखना। भाई मान लो ये हैदराबाद है और ये विजयवाड़ा है। एक ट्रेन है जो सुबह 4 बजे चली है हैदराबाद से, और विजयवाड़ा पहुंच गई कितने बजे, 8 बजे, 4 घंटे में। दूसरी ट्रेन इधर से चली है 6 बजे विजयवाड़ा से, और हैदराबाद पहुंच गई 9:30 बजे, 9:30। बस ये डेटा हमें दिया हुआ है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। बस बोला है बताओ एक दूसरे से कब ये मिलेंगी। अब क्या करना है समझना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेन हैदराबाद से चली 4 बजे 8 बजे पहुंची, क्या उसको 4 घंटे लगे पहुंचने के लिए, 4 से 8? जो ट्रेन विजयवाड़ा से चली 6 बजे 9:30 बजे पहुंच गई, तो क्या उसको 3.5 घंटे लगे पहुंचने के लिए? क्या मैं इसको 7/2 आवर कह सकता हूं? 3 दूनी 6 और 1 7। भाई ये 6 बजे चली है, 9:30 बजे पहुंच गई, 3.5 घंटे लगे इसको, यानी कि 7/2 आवर्स। अब आपको इन दोनों के बीच, हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की दूरी को अपनी तरफ से कुछ मानना है, कुछ अपनी तरफ से मानना है हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की दूरी को। वो क्या मानेंगे, एलसीएम ऑफ जो इनका समय है 4 और 7/2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 और 7 का कितना होगा, 4 और 7 का 28। तो मान के चलो यही दोनों के बीच की दूरी है। क्या है बच्चा, यही दोनों के बीच की डिस्टेंस है हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच। अब यहां से सवाल को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूंगा मैं। आप मुझे बताइए, अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो क्या जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो चाल का नहीं हो जाता? भाई जो ट्रेन यहां से चली विजयवाड़ा पहुंची, जो ट्रेन विजयवाड़ा से चली यहां पहुंची, क्या दोनों ट्रेन ने बराबर दूरी तय करी है? डिस्टेंस क्या दोनों का सेम है? और अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, 4 और 7/2। ये दो इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 7। इसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, स्पीड का, 7 और 8। कब, जब हमारा दूरी समान होती है तो जो रेशियो समय का होगा, 2 चौके 8, 8 7, उसका उल्टा रेशियो स्पीड का हो जाएगा 7/8। 7/2 कहां से आया, अरे गुरु 2 तिया 6, 6 में एक जोड़ोगे 7/2। एक ट्रेन 6 बजे चली है, 9:30 बजे पहुंची, कितना समय लगा, 3.5 घंटे ही तो लगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सामने देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रेन चली है 4 बजे, ये ट्रेन चली है 6 बजे, तो इन दोनों के चलने का समय हमको बराबर करना है। यानी कि जब ये वाली ट्रेन चली है तो ये 4 से 6 2 घंटे में कितने दूरी तय कर चुकी होगी, 2 घंटे में। 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे में कितनी दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी, 7, और समय कितना है, 2 घंटा। यानी कि सर 14 किलोमीटर या 14 यूनिट की दूरी तय कर चुकी होगी। जो ट्रेन इधर से चली है भैया वो 4 बजे चली है, मैंने कहा 6 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, तो 4 से 6 कितना समय होता है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में उसकी चाल से गुणा कर दो, क्योंकि चाल का रेशियो तो यही है 14। टोटल दूरी हम कितनी मान के चले, 28। 28 में से 14 हो गई, 14 बची है। दोनों का समय भी बराबर हो गया। अब आप इनके बीच डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है, 14 किलोमीटर। सापेक्ष चाल दोनों आपस में जुड़ेंगी, 8 और 7 15, और समय कितना लगेगा वो आप बता देंगे। तो 14/15 घंटे, या फिर मैं कहूंगा 14/15, और 60 से गुणा कर दो मिनट में चेंज करने के लिए, तो आप कहेंगे 56 मिनट। यानी कि 6 बजे के बाद ये भी 6 बजे चली, ये भी 6 बजे, दोनों का समय बराबर है, तो इनको 56 मिनट लगेंगे मिलने में। तो भैया अगर 6 बजे में मैं 56 मिनट जोड़ता हूं तो 6 56 पे ये ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रेन एक दूसरे से 6 56 पे
मिल जाएंगी। इस पे आएंगे जरा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5वां हिस्सा है, ओके, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी ये आपसे पूछी है। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? भाई उसने बोला है कि त्रिभुज का जो आधार है ना वो ऊंचाई का 3/5 है। आधार जो है वो ऊंचाई का, मैंने कहा आधार बी है, वो 3/5वां हिस्सा है किसका? हाइट का। ऐसा सवाल ने बोला है, मैंने नहीं। आधार ऊंचाई का 3/5वां हिस्सा है। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर है? 1470 के। 1470 के। अब सवाल ने हमसे पूछा क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। अब देखो, आप अगर बी की वैल्यू को यहां पे रखते हो, बी की वैल्यू को यहां पे रखते हो, तो क्या आपको कुछ मिलेगा? हाँ जी सर, ये मिलेगा 3/5h, और ये h पहले से ही है। 1470, 3 से काट दें इसको, 3 चौक 12, 3 नाम 27, जीरो, और 5 दूनी 10, 10 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 4900। भाई 490 तो यही था, 2 पंजे 10 और गुणा हो गया, तो h कितना हो गया? √4900। और √4900 क्या होता है? 2 जीरो का तो 1 जीरो, और 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7। यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 70। अगर हमसे वो आधार पूछ ले तो हम क्या करेंगे? 70 को यहां पे रख देंगे तो हमें आधार मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 साल में 5000 और 3 साल में 5500 हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज में भी मिलेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में मिलेंगे, और दिखने में सेम होंगे, लेकिन दोनों का करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। तो यहां पर उसने बोला कि कोई धनराशि, मैंने कहा कोई मूलधन है P, प्रिंसिपल मान लो, कह रहा 2 साल में, 2 साल में कितना हो गई? 5000, और कह रहा 3 साल में 5500। तो शुरुआत से 3 साल बोला है उसने, 3 साल में कितनी हो गई बच्चा? 5500। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई धनराशि है, यहां से यहां जाने में 2 साल लगे और यहां से यहां जाने में 3 साल। अगर मैं कहूंगा यहां से यहां जाने में कितना समय लगा है? 5000 से 5500 बनने में कितना समय लगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? सर 3 में से 2 घटा दो, 1 साल लगा होगा। यानी कि 5000 को 5500 बनने में 1 साल का समय लगा है। अब आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भैया 1 साल में 5000 5500 बन गया, तो ब्याज कितना मिला है 1 साल में? 500 रुपया। भाई 1 साल में 500 रुपए ब्याज मिला है, और आप जानते हैं ब्याज की दर क्या होती है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज और बटे मूलधन। इस केस में मूलधन हम 5000 को मानकर चलेंगे, क्योंकि ये 500 रुपए इसी पर मिला है, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये गया, रेट आ गया 10%। जिस ऑप्शन में रेट 10% नहीं है उसे हटा दो। और एक बात मान लो, अगर इस 5000 को 5500 बनने में 2 साल लगते, तो सबसे पहले मैं क्या करता? इन दोनों का अंडर रूट, वर्गमूल लेता, फिर ये डिफरेंस देखता। मान लो यहां 3 साल होते तो पहले मैं इनका घनमूल करता। यही सीखा है ना आपने क्लास में। अब यहां चूंकि 1 साल है तो हमने सीधा सीधा अंतर ले लिया, 1 साल में 500 रुपए ब्याज है, बटे 5000 गुणा 100, यानी कि 10%। तो 10% जहां भी नहीं है उन ऑप्शन को हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें 10% है। फिर भी अगर आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो कि कोई मूलधन है 2 साल में 5000 हो गया, 5000 क्या है? मिश्र धन, तो 10 से 11 1 साल में, भाई 10% का फ्रैक्शन, 10 से 11 2 साल में,
ये 100, ये 121। 121 यूनिट की वैल्यू 5000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 बटा 121। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5000 बटे 121 गुणा 100। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जवाब जो है वो 4132 के आसपास ही आएगा। इसके आसपास ही आपका जवाब आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलें आगे। चलो थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लेते हैं। सवाल है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y4, y5 के लिए देश के आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाया है। आयात से निर्यात का अनुपात, आयात से निर्यात, आयात क्या होता है? इंपोर्ट, जो चीज देश में आई। निर्यात क्या होता है? एक्सपोर्ट, जो चीज देश से गई। आयात मतलब आई, निर्यात मतलब गई। तो आयात से निर्यात का अनुपात, तो आपको ये रेशो दिया हुआ है आयात बटे निर्यात, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशो दिया हुआ है। सपोज अगर उसने बोला कि भैया 0.8, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो अनुपात है ही नहीं, ये तो डेसिमल में वैल्यू है। आपको क्या करना है बच्चा, यहां पर डेसिमल को हटाकर 0 से रिप्लेस करना है। 2 चौके 8 और 2 पंजू 10, ये है आयात बटे निर्यात का रेशियो, यानी कि ये आयात है और ये निर्यात है। इस तरीके से सवाल दे रखा है। अगर वो कहता है 1.1, तो 1.1 का मतलब क्या है? पॉइंट हटा बटे 10, यानी कि ये आयात और ये निर्यात। इस तरीके से उसने अनुपात दिया हुआ है। एक टाइम पर पेट में आया था ये सवाल, तो बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम पे। बच्चे कह रहे थे सवाल ही गलत है, क्योंकि उसने अनुपात बोला है और यहां तो चीजें डेसिमल में दे रखी हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाई उन्होंने। तो इस तरीके से चीजें हैं। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। कह रहा है यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो Y3 के लिए आयात कितना होगा? निर्यात Y3 कहां है? ये तो Y3 का रेशियो कितना है बच्चा? पॉइंट हटेगा बटे 10, यानी कि 11 बटे 10। ऊपर वाला आयात और नीचे वाला निर्यात। आपको क्या दिया हुआ? निर्यात 35,000 करोड़। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35,000 करोड़। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 काट दो, 3500 बचेगा। तो आयात कितना हो जाएगा? 11 गुणा 3500। 0 0, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38। ये आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 वर्ष के अंतराल में जन्मे 3 बच्चों की औसत आयु 15 साल है। सबसे बड़े वाले की उम्र क्या होगी? सवाल बहुत आसान है, बस ये मान लो एक पजल है, एक पहेली की तरह है, जिसे आप अगर समझ गए तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल कहता है कि 3 साल के अंतराल में जन्मे 3 बच्चों का औसत 15 साल है। 3 साल के अंतराल में जन्मे, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और हो सकता है कुछ बच्चों को इसी लाइन में प्रॉब्लम आ रही हो कि इसका मतलब क्या है। 3 साल के अंतराल में जन्मे, इसका मतलब है कि भैया 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और तीनों में 3-3 साल का गैप है। ये है इसका मतलब, 3 साल के अंतराल में जन्मे, यानी कि 3 बच्चे मान लो ए बी सी, ए और बी में 3 साल का गैप, बी और सी में 3 साल का गैप। ये सवाल कहना चाहता है। और तीनों बच्चों का एवरेज 15 साल है। सपोज मैं तीनों बच्चों को ए बी सी मान लेता हूं, या ए बी सी छोड़ो, कुछ मानेंगे अभी। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा 15, 45 साल। यानी कि जो 3 बच्चे हैं ना, उनकी उम्र का योग 45 वर्ष है। कितना है उनकी उम्र का योग? 45 वर्ष। अब वो तीनों बच्चों की उम्र जो है ना, वो 3 साल के अंतराल में जन्मे हैं। यानी कि अगर मैं सबसे छोटे को मान लेता हूं, सपोज कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया आर, सबसे छोटे वाले को, तो इससे बड़ा कितने साल का हो जाएगा? 3 साल बड़ा हो जाएगा।
r+3, और इससे वाला बड़ा कितने साल का हो जाएगा, फिर 3 साल जोड़ दो, यानी कि r+6। और अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे किसके बराबर मिलेगा, 45 के। तो आर 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 3r, 6 और 3 9 बराबर 45। ये 9 उधर जाकर घटेगा 45 में से, तो 3r बराबर 36। 3 से काटेंगे 12 बार, तो r बराबर कितना आ गया, 12। अब r अगर 12 है तो उसने बोला है सबसे बड़े वाले की उम्र, सबसे बड़े वाला। तो सबसे बड़े वाला तो ये रहा r+6, तो 12+6 18। सबसे बड़े वाला कितने उम्र का है भैया, 18 साल का। ओके, चलें आगे। एक बेलन की त्रिज्या 4.8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, और पाई को हमें 3.14 रखना है, ऐसा सवाल ने बोला। अमूमन पाई को हम 22/7 रखते हैं, लेकिन यहां उसने बोल दिया 3.14 लो। अब करिए। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अगर मैं कहूं बेलन का आयतन क्या होता है, मैं लिखवा चुका हूं, πr²h। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h+r। और एक बात मैंने और बताई थी आपको कि अगर केवल पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल सरफेस एरिया बोले, यानी कि ये ना कहे कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, केवल बोले सरफेस एरिया, तो हमें सबसे पहले ट्राई करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के देखना है। 99% चांस है कि वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछ रहा होगा अगर केवल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा। अगर हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, वो 4 ऑप्शन में नहीं मिला, तब हम उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन 99% चांस में वो टोटल सरफेस एरिया ही पूछता है, अगर केवल सरफेस एरिया लिखता है तो आप मुझे बताइए कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr और h+r। क्या यही होता है, 2πr/h+r, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर हम करेंगे 2, पाई की वैल्यू 3.14 और r कितना है 4.8, और h+r यानी कि 10.5 + 4.8। करिए भैया कैलकुलेट इसे, बताओ जल्दी से कितना बनेगा। 48 की गुणा इसमें करें, कितना होता है, 48 चौके 192, है ना। 48 पॉइंट को हटाकर बटे 2 जीरो और बटे 1 जीरो, तो 48 चौके 192, 19, 48 एकम 48 और 19 कितना होता है, 8 9 17, 4 1 5 और 1 6 67, हासिल के 6। 48 दिया 144 और 6 150, और गुणा ये वाला 2 और बटे 3 जीरो, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 4 14, 8 5 13, 15.3। ठीक है भाई। अगर मैं अब यहां पॉइंट हटाता हूं तो बटे 0, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, गुणा 153 बटे कितने जीरो हैं, 4 जीरो। बताइए क्या जवाब होगा। यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या काम। 153 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 और 3 चौक 12, 612, हासिल का 61। फिर ये 612 में जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 3, हासिल का 67। 153 एकम 153 और 67 कितना होता है, 7 3 10, 4 5 11 और 1 12, 220 का 0, हासिल का 22, 22 का 2, हासिल का 2, 153 तिया कितना होता है
3 तिया 9, 3 पंजू 15, 3 एकम 3 और 1 4, 459 और 2 461, और डिवाइड बाई 4 जीरो, 4 जीरो यानी कि 4 संख्या पहले पॉइंट लगाना है, यहां पर लगा दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 461.2 के लगभग। कितना आ जाएगा? 461.2। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है भाई, कैलकुलेशन तो आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 461.2। जानबूझ के उसने कैलकुलेशन कराई है। ठीक है, कोई नहीं, फॉर्मूले में ही तो रखा मैंने 2πRH, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? ये कहो ना सर कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये क्यों कह रहे हो सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन अगर ऐसा उठपटांग होता कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर, इस लाइन का मतलब, उस लाइन का मतलब, तब तो मैं जानता कि यार क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। इसमें तो त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, 2πRH प्लस आर लगाया, ये बोलो सीधा सीधा सर कैलकुलेशन नहीं हो रही हमसे। ये क्यों घुमा के क्यों कह रहे हो सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? यहाँ रखो ना सीधा 2πRH प्लस आर में, और रफ कॉपी में करके देखना कैलकुलेशन को। चलो इसको बताओ, कह रहा है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.0। क्या है इसमें बताओ? एक छोटा सा इसमें चीज है जो आपको करना है। ऊपर आप जो वैल्यू देख रहे हो वो है 0.1 0.1 0.1, केवल इन पे फोकस करो, प्लस से पहले वाली वैल्यू पर। प्लस से पहले वाली वैल्यू को देखना, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। क्या मैंने यहां पर 3 से गुणा कर दिया? भाई अगर मैं 0.1 को 3 से गुणा करता हूं तो 0.3 बन जाता है, यानी कि 0.1 को 3 से गुणा किया, इस वाले 0.1 को भी 3 से गुणा किया, इस वाले 0.1 को भी 3 से गुणा किया। ऐसे ही 0.03 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा 0.09, यहां भी और यहां भी। तो बेसिकली आप यहां समझे कि भैया ऊपर जो वैल्यू है उसमें 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 है। तो अगर मैं 0.1 को 3 से गुणा करता हूं, इसको भी और इसको भी, तो प्लस से पहले वाली वैल्यू को इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो नीचे वाली वैल्यू मिल गई मुझे, है कि नहीं? यानी कि अगर मैं इसे और इसमें भी 3 से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा, तो मुझे नीचे वाली वैल्यू मिल गई, बीच में प्लस का साइन है। तो क्या मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूं कि भैया नीचे जो मिला है, ऊपर तो ठीक है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.03, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख ही रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब जो नीचे वैल्यू है पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 गुणा 27। अब ये 27 कहां से आया? ये 27 कहां से आया? मैंने यहां से इस 0.3 को लिखा 0.1 इंटू 3, इसको लिखा 0.1 इंटू 3, इसको लिखा 0.1 इंटू 3, तो 0.1 0.1 0.1, और जो 3 गुणा 3 गुणा 3 है उसको 27 को मैंने अलग लिख लिया। ऐसे ही इसको भी मैं लिखूंगा 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03 और गुणा 27, क्योंकि इसको भी 3 से गुणा किया गया था, इसको भी और इसको भी, तो वो 27 मैंने अलग से लिख लिया। अब क्या नीचे वाली वैल्यू से 27 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 1/27, और जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, क्या ये नीचे वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 0.1 की कंडीशन है, यहां भी 0.3, ऊपर नीचे सेम। जैसे ही 27 कॉमन आया तो आपके पास जो फाइनली बचा वो 1/27 बचा है, और 1/27 की वैल्यू ना तो ये हो सकती है, ना ये हो सकती है, ना ये, एक ही ऑप्शन है 0.037। वो 1/27 की वैल्यू भैया ये नहीं हो सकती है, 0.007 कैसे हो जाएगी, या 0.027 नहीं, ये भी नहीं हो सकती 0.009, क्योंकि इसका मतलब है 9/1000।
इसका मतलब है 729/1000, वो कभी ये वैल्यू देगा ही नहीं आपको। तो आपका जवाब फिर ऑप्शन डी बचा है, बिल्कुल करेक्ट। ये थोड़ा सा समझदार बच्चों वाला सवाल था। इस पे आएंगे। अब इसे भी अगर आप कहोगे सर हार्ड क्वेश्चन है, तो भाई फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है तुम्हारा। पाइप ए और बी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उसे भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो टंकी का शेष भाग कितने समय में भर जाएगा? बताइए बच्चा जल्दी से। पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, ये 16 घंटे में, ये 24 में, और ये तीसरा खाली करने वाला पाइप है, तो इसके ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। आप बताओ। ये, हाँ, वाइट टी शर्ट, सी के ऊपर माइनस का साइन क्यों लगाया? सीधे होके मुझे सही सही बता दो, नहीं बेटा आज कुटाई कर दूंगा तुम्हारी। ये व्हाइट टी शर्ट जो पहने बैठा है ना, गमछा वाला भैया, हाँ तुम, गले में गमछा डाल के जो बैठे हो, सी के ऊपर माइनस का साइन क्यों? ईमानदारी से बताना। भरी लाइब्रेरी में कुटाई होगी आज। क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है। हाँ, बच गए तुम। क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है और उसकी क्षमता नेगेटिव होती है। एलसीएम कितना आ गया? 240, क्योंकि 16 भी है यहां पर। तो चार छिंग 24, 24 धाम 240, 16 एकम 16, 16 पंजू 80, और ये माइनस में है तो इसकी क्षमता माइनस में रहेगी। सवाल कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोला गया और 10 घंटे के बाद सी को बंद किया गया। भैया सी को 10 घंटे के बाद बंद किया गया, 10 घंटे तक तो तीनों पाइप साथ में चल रहे होंगे, तो उन्होंने 10 घंटे में कितना काम कर दिया? 15 + 10 - 6, क्षमता कितनी है? 19। तो 10 घंटे में कितना काम कर देंगे? 190। तो रिमेनिंग कितना बचेगा शेष? आप कहेंगे 240 - 190, सर रिमेनिंग बचा है 50। और सवाल कहता है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, ए और बी ही चल रहे हैं, तो अब इस 50 यूनिट को भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ए और बी की क्षमता 15 और 10 25, यानी कि 2 घंटे। आपका जवाब सही है। अगर ये शेष वर्ड यूज ना करता और ये कहता कि टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, आपका जवाब क्या होता? सही सही बताना। यहां तो उसने बोल दिया टंकी का शेष भाग। अगर वो ये कहता पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी, तो फिर सवाल का जवाब चेंज हो जाता। ये 2 घंटे और प्लस ये 10 घंटे, आपका जवाब होता 12 घंटे। कितना होता बच्चा? 12 घंटे, बिल्कुल करेक्ट होता। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में ये देखो कि ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। आपने देखा ओवरऑल प्रॉफिट है, तो बताइए फिर जवाब क्या है? भाई अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ऐसे सवाल में, तो क्या मैं लाभ की कंडीशन कह सकता हूं कि उसमें बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस किया जाता है? प्रॉफिट के केस में तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया जाता है, बेचने वाला माइनस खरीदने वाला। अब सवाल कह रहा है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। प्रॉफिट हुआ है वो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट के नीचे क्या लिखो? 11 का विक्रय मूल्य, यानी कि 11 एसपी। अगर वो ये कहता 11 के क्रय मूल्य के बराबर, तो मैं 11 सीपी लिखता। जो कहेगा वो लिखेंगे। कितना मीटर कपड़ा बेचा गया है? 33 मीटर कपड़ा, तो एसपी के नीचे लिख दो 33 एसपी। अब अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा गया, तो दुकानदार खरीद के भी लाया होगा उस 33 मीटर को कहीं से, इसके नीचे लिख दो 33 सीपी, माइनस का साइन और ये बराबर का साइन। सीपी एसपी का रेशियो ले लो, हो गया सवाल। ये एसपी उधर जाएगा, सीपी इधर आएगा, तो 33 सीपी
ये 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 22 एसपी, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी के सामने 2, एसपी के सामने 3। यानी कि कोई चीज 2 में खरीद कर 3 में बेच दी गई, 1 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही मिलते हैं। तो आपका जवाब है 50% का प्रॉफिट है सर। क्या जवाब है बच्चा? 50% का प्रॉफिट। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए जरा इसको देखिए, पढ़ेंगे इसे, क्या जवाब होगा। दी गई तालिका में कंपनी की 5 अलग अलग शाखा C1 से C5 2 वर्ष 2024 से 25 में बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। प्रश्नों के उत्तर दें। 2024 में 5 कंपनी की बिक्री, 2025 में 5 कंपनी की बिक्री, ये शाखाओं की बिक्री जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है शाखा C4 में 2 वर्षों में औसत बिक्री कितनी है? C4 में यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है। तो C4 का दोनों साल का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले C4 कहां है? ये रहा। दोनों साल 96 और 100, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 96 प्लस 100 बटा 2, यानी कि 196 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 98। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है। उनका वार्षिक खर्चा 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की बचत है तो भरत की वार्षिक आय कितनी होगी? क्रॉस मेथड। भाई आय का रेशियो कितना है? 3:5। कौन कौन है? ये आनंद है, ये भरत है। इनके खर्चे का रेशियो 1:3 और प्रत्येक ने 10-10 हजार रुपया बचाया, तो इधर भी 10,000, इधर भी 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, डिफरेंस कितना आया? 4 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, डिफरेंस कितने का आया? 20,000 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000। आपसे उसने क्या बोला है? भरत की वार्षिक आय। तो ये रहा आय का रेशियो, तो 5 गुणा 5,000, तो ये कितना आएगा? 25,000। तो भरत की वार्षिक आय कितनी आ गई भैया? भरत की वार्षिक आय हो गई 25,000। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी किए हैं। एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए निवेश करता है। पहले साल के बाद उसी दर पे यानी कि 8% पे ही अतिरिक्त 5,000 का निवेश और कर देता है। तो 3 साल के अंत में पूरी निवेश राशि पर अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है। क्या इसका जवाब होगा? बताइए, जो भी है इसका जवाब। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन बहुत सीधी सीधी सिंपल सी रहेगी। आप ऐसे सोचो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने बैंक में जमा कर दिया 8% की दर से 3 साल के लिए, जमा कर दिया 10,000 रुपए। तो 1 साल बाद मेरे पास 5,000 रुपए और आ गए, मैंने उन 5,000 को भी उसी दर पे यानी कि 8% पे फिर जमा कर दिया बैंक में ले जाकर। तो शुरुआत से 3 साल बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो सबसे पहले तो ये 10,000 रुपए का ब्याज कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम है कि रेट अगर 8% है तो 3 साल के लिए आपने पैसा दिया है, तो भैया 3 साल में 24% ब्याज मिल जाएगा। तो जो ये 10,000 रुपया है, इसका 24% कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका 24% होगा 2,400 रुपए। तो भाई साहब सीधा सीधा 2,400 रुपए ब्याज तो मुझे इस पर मिल गया, 10,000 रुपए पर 3 साल में 8% पर। ये 2,400 तो सीधा सीधा है। हुआ क्या? 1 साल के बाद 5,000 रुपए और मैंने जमा करे, 1 साल के बाद।
तो जो मेरे 5,000 रुपए मैंने जमा किए हैं, किस रेट पे किए हैं, उसी दर पे, यानी कि 8% पे, और इनका समय कितना है, 2 साल। 2 साल, क्योंकि मैंने ये 5,000 रुपए 1 साल के बाद जमा किया है। टोटल समय कितना है मेरा, 3 साल। अब 3 साल में से 1 साल के बाद जमा किया तो समय कितना बचा, 2 साल। तो जो ये 5,000 रुपए हैं 8% पर 2 साल के लिए रहेंगे, तो इन पर ब्याज कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16%। भाई सीधा मल्टीप्लाई करोगे 16%, तो 5,000 का 16% और निकाल दो। क्या कर रहा हूं मैं, 5,000 का 16% और निकाल दो, कितना आ गया, 800 रुपए। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 800 रुपए और 2,400 रुपए मिलाकर आप कहोगे 3,200 रुपए। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3,200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सभी का आ गया क्या, ये अभी पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, फिर अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजना लागत के तहत छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाए, तुरंत किया जाए, तो 20% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। तो कह रहा है बताइए उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। ये मान के चलो, सवाल कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 70% बढ़ा दिया गया क्रय मूल्य से। अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 70%, 170। वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की गई। जो उसका मूल्य था, यानी कि क्रय मूल्य की बात कर रहा है, उसमें 70% की वृद्धि कर दी, यानी कि उसे अंकित कर दिया 170। अब कह रहा है कि 5% और 20% के दो डिस्काउंट तो देने ही देने हैं, लेकिन अगर वो नगद में भुगतान करता है तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दो। इन तीनों डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट कितना है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकालने जाता हूं, 170 तो अंकित मूल्य है। बच्चे अगर पहला डिस्काउंट 5% का है, तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 95% में। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो 80% में बेचा गया होगा। और तीसरा डिस्काउंट भी 20% का है, तो उसे 80% में बेचा गया है। इसे कैलकुलेट करके उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जल्दी से मुझे बता दो कितना होगा। आप कहेंगे सर 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 5 से जाएगा 19 बार, ये 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, नीचे 100 को रहने दो। ठीक है, 19 की गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा, 19 चौक 76, 19 तिया 57 और 7 64, और गुणा 4 चौक 16 और डिवाइड बाई 100। तो 16 छिकम 96, 16 चौके 64 और 9 73, 16 छिकम 96 और 7 कितना हो गया, 103, डिवाइड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे 103.36, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, 103.36। आप सीधा सीधा देखो, क्रय मूल्य 100 रुपया, सेलिंग प्राइस 103.36। तो भैया क्या आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि सीधा सीधा 3.36 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो परसेंट में भी उतना ही होगा। 100 रुपए की चीज जितना ज्यादा में बेची गई है, उतना ही परसेंट प्रॉफिट है। तो 100 रुपए की चीज अगर इतने में बेची गई है, तो 3.36% का प्रॉफिट साफ साफ। आज के क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, बी शेष पूंजी का 25%, और सी शेष पूंजी को निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,86,000 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, बताइए जरा, ए का हिस्सा इसमें कितना बनेगा। सबसे पहले तो कुल पूंजी मान के चलनी है हमें। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो पहले तो हमें कुल पूंजी मान के चलनी है भैया, कुल पूंजी है कितनी। तो कुल पूंजी क्या होगी, कुल पूंजी जो उन तीनों ने मिलके लगाई है। तो जो इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12।
तो मान के चलो कि कुल पूंजी 12 है। कुल पूंजी क्या है? 12। अब सवाल कहता है ए जो है वो कुल पूंजी का 1/3, तो 1/3 किसका? 12 का। तो ए ने कितना पैसा लगाया? 4। अब बी ने कितना लगाया है? कह रहा है बी ने शेष पूंजी का 1/4। शेष पूंजी तो 12 में से 4 तो ए के पास चला गया, बची कितनी? 8। 8 का भी कितना? 1/4। 4 दूनी 8। तो बी ने लगाया 2 यूनिट। अब सी ने कितना लगाया? बची हुई। तो टोटल 12 है, 4 और 2 6 ये हो गई। तो 12 में से 6 माइनस कर दो, सी ने लगाई है 6। अनुपात ले लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। और जो रेशियो पूंजी का होगा बच्चे, वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोगों ने साथ में बिजनेस शुरू किया और कोई भी छोड़कर नहीं गया। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 3 और 4 का एलसीएम 12, कुल पूंजी मान ली। ए ने कुल पूंजी का 1/3 आ गया 4। बी ने शेष पूंजी का, यानी कि 12 में से 4 हटाओ, शेष कितनी बची है? 8। और बी ने उसका 1/4, तो 8 का 1/4 2। और सी ने बची हुई पूंजी, तो टोटल 12 में से 4 और 2 6 माइनस कर दिया, सी का हो गया 6। अब जो 1,86,000 है बांट दो, 3 2 5 और 1 6, ये आएगा 186,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 31,000। तो कह रहा है ए का हिस्सा कितना है? 2 गुणा 31,000, 62,000। कितना आ गया? 62,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है और 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाता है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है और 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आता है। कह रहा है किस मंजिल पर उनके मार्ग आपस में मिलेंगे? ये बस जस्ट लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज में कंफ्यूजन। आपसे सवाल कह रहा है कि ये कोई मंजिल है, ये इन दोनों के बीच 50 मंजिल का गैप है, एक मंजिल को 1 मीटर की मानो, मान के चलो एक मंजिल का मतलब 1 मीटर। मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोग सवाल उड़ा दोगे, कहोगे सर ये बहुत आसान है। आप सवाल को दोबारा पढ़ो और जहां जहां मंजिल है उसको मीटर मान लो। देखो, एक्स चढ़ा 30 मीटर प्रति मिनट की गति से ऊपर गया, जबकि वाई 50 मीटर, 50वीं मंजिल यानी कि 50 मीटर ऊपर था। एक्स कहां था? 50। वाई कहां था? 50 मीटर ऊपर। तो कह रहा है वो 45 मीटर प्रति मिनट की गति से नीचे आया, कौन सी मंजिल पर मिलेंगे? अब देखना कैसे होगा। एक्स गया है 30 मीटर प्रति मिनट से ऊपर, वाई आया है 45 मीटर प्रति मिनट से नीचे, दोनों के बीच 50 मीटर का गैप है। सबसे पहले ये बता दो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे? भाई क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या इनकी सापेक्ष गति जुड़ेगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी कि नहीं? हाँ जी सर। और दोनों के बीच कितना? 50 मीटर का गैप है। तो अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बटे सापेक्ष गति, और सापेक्ष गति दोनों की जुड़ेगी, 45 और 30 75। तो क्या मैं इसे सीधा 75 लिख दूं, या दूरी बराबर चाल गुणा समय पूरा लिखूं? कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं। तो समय बराबर आ जाएगा 50/75। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि वो 2/3 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 2/3 मिनट के बाद। अब सवाल कहता है किस मंजिल पर मिले? तो या अगर मैं नीचे से देखता हूं, अगर मैं नीचे से देखता हूं, देखो 2/3 मिनट बाद एक दूसरे से मिले, तो नीचे से अगर मैं देखता हूं तो भैया मुझे पता चलेगा कि 30, अगर मुझे दूरी निकालनी है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो 30 गुणा 2/3, तो 3 धाम 30, 10 दूनी 20, यानी कि नीचे से 20 मीटर बाद मिले हैं। अगर मैं नीचे से देखूं तो x भी 2/3 मिनट बाद मिला, y भी 2/3 मिनट बाद मिला। तो x कितनी दूरी तय कर चुका था? उसकी चाल से उसके समय को गुणा कर दिया। x जो है 20 मीटर बाद मिला, और हमने मीटर को क्या मान के चला थे? मंजिल, यानी कि 20 मंजिल। क्या मान के चलो? 20 मंजिल।
तो नीचे से 20 मंजिल बाद वो दोनों मिले हैं, ये रहा ऑप्शन। अब अगर मैं कहूं ऊपर से कितने मंजिल बाद मिले, क्या आप मुझे बता सकते हो? ऊपर से कितने मंजिल बाद मिले? आप कहोगे सर 2/3 मिनट उनको मिलने में लगे हैं, ऊपर वाले की रफ्तार 45 है, तो 45 गुणा 2/3, 15 दूनी 30 मीटर, और मीटर को मंजिल माना, यानी कि ऊपर से अगर मैं देखूं तो 30 मंजिल बाद मिले। ऊपर से 30 मंजिल बाद, नीचे से 20 मंजिल बाद, 30 और 20 50, टोटल 50 मंजिल है। तो ये मंजिल वाले सवालों में कभी डरना मत, ये बहुत आसान होते हैं अगर इनको थोड़ा आसान तरीके से समझ के किया जाए तो। 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, तो वाई जेड को कितने मीटर से हराएगा? सबसे पहले तो एक्स वाई का रेशियो ले लो। कह रहे 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। एक्स अगर 1500 गया तो वाई 1400, तो 15-14 का रेशियो। फिर एक्स और जेड का रेशियो ले लो। एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, तो ये 1260 है ना। जब एक्स 1500 गया तो जेड कितना? 1260। तो आप कहोगे सर 0 से 0 गया, 12 से जाएगा क्या? 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, 6 पंजू 30। अब हमें एक्स वाई जेड का रेशियो लेना है, तो जो कॉमन है उसे बीच में रखो। तो एक्स जेड कितना है? 25 21, और एक्स वाई कितना है? एक्स के नीचे 15, वाई के नीचे 14। ठीक है, ये 25 है, यहां लिख दो 25 बॉक्स में, और ये 15 है तो यहां लिख दो 15 बॉक्स में। गुणा करो, 14 पंजू 70, 14 दूनी 28 और 7 35। एक्स को तो गुणा करने से फायदा नहीं है क्योंकि एक्स और वाई और जेड की बात हो रही है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। एक्स मत लिखो, केवल वाई और जेड की बात हो रही है। अब समझो, जब वाई 350 मीटर गया तो जेड 315 था, तो वाई ने जेड को कितने मीटर से हरा दिया? क्या आप कह सकते हो सर 35 मीटर से हरा दिया? क्या आप कह सकते हो सर 35 मीटर से हरा दिया? हाँ। तो वाई जब पूरी दौड़ जाएगा 1500 मीटर की, तो भैया 1 यूनिट का मतलब 1500 बटे 350, तो 35 का मतलब कितना होगा? 1500 बटे 350 गुणा 35। 0 से 0 गया, 35 से 35 गया, यानी कि 150 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई 350 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 35 मीटर से हराता है। 350 मीटर की दौड़ में मुझे पूरी 1500 मीटर की में बताना है, तो 350 का मतलब 1500 मीटर, 1 यूनिट का मतलब इतना, तो 35 यूनिट का मतलब 150 मीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा, और आज का सेशन होता है खत्म। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक मंडे को होगी, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जितने भी क्लासेस इस वीक में हुई हैं सबका रिवीजन करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।